आज 2 अक्टूबर है। ये दिन हमेशा से याद रखा जाता है क्योंकि चाहे हमारी सामाजिक या राजनीतिक या किसी भी वैल्यू सिस्टम की हम बात करें, चाहे संवैधानिक वैल्यू सिस्टम की बात करें, इसमें आज जो दिन है और जिस पर्सन से ये रिलेटेड दिन है, उसमें जो कोर वैल्यू है वो बहुत हद तक इनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, उस विचार से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इस पूरे राउंड टेबल के अंदर, जिसमें प्रोफेसर रामानंद राठी हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर कैरी भी करते हैं, और साथ में डॉक्टर GL शर्मा है जो सोशल साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारे हम लोग भी हैं, हम जो स्टूडेंट हैं, जो कि समझने का प्रयास करेंगे कि आज जिस तरीके से समाज बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, या पॉलिटिकल सिनारियो बदल रहा है, जो वैल्यू सिस्टम जो है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, कंज्यूमरिज्म देखने को मिल रहा है, मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल देखने को मिल रही है, और जिसका इम्पैक्ट ख़ास तौर से देखा जाए एनवायरनमेंट पे, जिसका इम्पैक्ट हमारे माइंडसेट पे, जिसका इम्पैक्ट विश्व में जो पीस है उस पर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के विचार कैसे रेलिवेंट है एनवायरनमेंट को लेके, समाज को लेके, हमारे खुद को लेके, इंडिविजुअल। आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे सक्सेस की डेफिनेशन को बहुत लिमिट करके, और अगर वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हैं तो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम कदम होते हैं। तो वो जो सक्सेस की डेफिनेशन है और जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे किस प्रकार से वो वैल्यू सिस्टम हमारे काम का है, क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, इन सारी बातों पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस हम इसे कहेंगे कि पावन दिन पर आप सभी को बधाइयाँ। ये नहीं कि सिर्फ छुट्टी के रूप में इसको मनाएं। जो यूथ है, ख़ास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सिविल सर्वेंट है, वो ये वैल्यू सिस्टम है जिस पर हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, उन वैल्यू सिस्टम को लेकर जाएं और ज़रूर से अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उसमें उसका इस्तेमाल करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहूँगा, प्रोफेसर रामानंद राठी सर से, कि सर जिस तरीके से समाज के अंदर आज के समय में जो चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से बदल रही हैं, और जो गांधी जी थे उन्होंने भी बहुत सारे अपने विचार रखे समाज के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि जो बदलाव आज हो रहा है और जो गांधी जी ने कुछ जो अपने विचार रखे वो किस प्रकार से रेलिवेंट? आपने सवाल किया, आज से बहुत ही प्रासंगिक हो गए हैं। गांधी जी जिस तरह से पूरी दुनिया आज हिंसा के दहाने पे या हिंसा की मोड़ पे खड़ी हुई है, और पूरा विश्व जो है हिंसा की चपेट में है, और उपभोक्तावाद अपने चरम पर है। जो हमारी जीवन शैली है उसमें सिर्फ दोहन, चाहे वो प्रकृति है, पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं उनका अधिकतम दोहन, इस पर ही ध्यान है। जबकि गांधी जी उनके सीमित दोहन पे बात करते थे। हम जिस तरह की वैज्ञानिक अवधारणा देखते हैं, सस्टेन्ड जो विकास है, तो उसकी बात जो करते हैं कि संसाधनों के जो जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही विवेकपूर्ण उनका वो दोहन किया जाए, तो वो सारी बातें हम गांधी जी के अंदर पाते हैं। अब दूसरी बात जो अभी थोड़े देर पहले अनौपचारिक रूप से उठी थी, मार्क्स और गांधी की, तो उसमें हम देखें कि दोनों ही जो सामाजिक समरसता है, दोनों ही लोग ये चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच ना, आर्थिक असमानता ना हो। ख़ास तौर से आप पढ़ेंगे मार्क्स को, तो मार्क्स का पूरा इसी पे सारा दर्शन है, और गांधी भी नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर आर्थिक असमानताएं हों। बात सिर्फ मीन्स की है कि उनको अटेन कैसे किया जाए, इस चीज़ को प्राप्त कैसे किया जाए, ये भी एक अंतर बहुत बड़ा है गांधी में और मार्क्स में। मार्क्स एक तरफ कहते हैं, देखिए आप मार्क्स को पढ़िए, लेनिन कहते हैं कि बंदूक की नली से ही सत्ता निकलती है और उससे ही परिवर्तन आएगा। दूसरी तरफ गांधी अहिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अहिंसा हमें कहीं ले जा नहीं सकती, अहिंसा हिंसा कहीं ले जा नहीं सकती, क्योंकि हिंसा का जन्म फिर प्रतिहिंसा को जन्म देगा, फिर प्रतिहिंसा को जन्म देगा, यानी हिंसा से अंततः परिणाम प्रतिहिंसा के रूप में आएंगे, और वो किसी तरह हमें कहीं ले जाएगा नहीं, और एक अंधेरी गली में जाकर के ये पूरा विश्व, पूरा समाज रुक जाएगा, थम जाएगा। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। दूसरी बात जो है, हम देखते हैं कि गांधी एक ऐसा विचार, गांधी
आज के समय में तो गांधी बहुत ज़्यादा इसलिए प्रासंगिक हो गए हैं कि आप देखिए विश्व में जहाँ जाएंगे गांधी के ऊपर आज सेमिनार चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि जितना पर्यावरण का मुद्दा है, आज पर्यावरण का मुद्दा शीर्ष के ऊपर है, लेकिन गांधी ने बहुत पहले कहा ग्राम स्वराज की बात की। हम अपने देश की बात करें, अपने देश में आज देखते हैं कि कितनी सारी बेरोज़गारी है, युवाओं के अंदर एक विस्फोट है एक तरह का कि बेरोज़गारी का, लेकिन गांधी जी ने बात की ग्राम स्वराज की, गांधी जी ने श्रम की बात की कि ताकि अधिकतम लोग कुटीर छोटे उद्योगों की बात की। ये सब जो बातें हैं गांधी जी की, ग्राम स्वावलंबन की बात वो करते हैं कि गांव अपने आप स्वावलंबी बने। मैं आपको कुछ दृष्टांत देता हूँ कि किस तरह से भारत का जो सामाजिक सिस्टम है वो स्केटर हुआ। मैं अपने बचपन की बात, कुछ स्मृतियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने देखा कि जो पहले गांव में जूती बनाते थे जो पहनने की, तो वो वहाँ के जो कारीगर थे वो बड़ी सुंदर जूतियाँ बनाते थे और उससे उनको रोज़गार प्राप्त होता था। मैंने अपने गांव में देखा, इसमें 50 परिवार इस काम से, जो जूती बनाने का काम था, बड़ी सुंदर और मजबूत जूतियाँ थी, उससे चलता था। धीरे धीरे मैंने अपने जीवन में ही देखा कि बड़ी कंपनी आई, बाटा कंपनी आई और जूते आए जिनमें, और इस तरह से वो परिवार न केवल बेरोज़गार हुए बल्कि चेजा मजदूरों के अंदर वो तब्दील हुए और इतने सारे परिवारों का विखंडन हमने देखा। इसी तरह से हम खादी को देखें। खादी केवल एक वस्त्र नहीं है, खादी पूरा एक दर्शन है। चरखा मैंने देखा अपने घर में, चरखा चलते हुए देखा। चरखा चलाते थे लोग, चरखा से ही वो जो कटा हुआ सूत था उससे कपड़े बुनते थे। इसका एक स्वास्थ्यगत तो कारण है ही है कि हम देखेंगे कि आज बहुत से डॉक्टर कहते मिलेंगे आपको कि चमड़ी के ऊपर खराश आ गई और एलर्जी और भिन्न भिन्न तरह की जो ये सब है बीमारियां हैं। तो खादी इन सब में तो कारगर है ही कि वो ठंडा रखती है, शरीर को ये रखती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि उससे कितना सारा लोगों को रोज़गार मिला। माने पैसे का भी डिसेंट्रलाइजेशन था। जिस तरह से पैसे का केंद्रीकरण हुआ है, इस केंद्रीकरण से क्या हुआ कि सारा पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में आ गया। मैं बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, कुछ अभी 10-12 दिन पहले अखबार के अंदर एक खबर थी कि जो हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के, अडानी, उनकी प्रतिदिन की कमाई 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन की उनकी इनकम है। अब आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति, हम सब भारत की स्थितियों से अनजान नहीं हैं कि किस तरह की खबरें आती हैं कि किस तरह से लोग बीमारी के अभाव में, अन्य चीज़ों के अभाव में, छोटी छोटी चीज़ों के अभाव में मर जाते हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन, यानी कहने में भी कैसा लगता है 1600 करोड़। तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ, जो पैसे का केंद्रीकरण हुआ, ये केंद्रीकरण की वजह भी, ये बड़े जितने भी जो उद्योग हैं, बड़े बड़े जो उद्योग लगे, उनसे केंद्रीकरण हुआ। और इस केंद्रीकरण भी हिंसा को जन्म देता है। अगर हम देखें तो इस केंद्रीकरण से भी ये जो, क्योंकि केंद्रीकरण हमेशा प्रतिस्पर्धाओं को जन्म देता है। आज जो आप यूक्रेन और रूस का जो ये संघर्ष देख रहे हैं, या विश्व में जो भी बड़े जो ध्रुवीकृत विश्व हो गया है, जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं, महाशक्तियों में जन्म कैसे होगा? जब तक आप शक्ति या पैसे, अर्थ का केंद्रीकरण नहीं करेंगे तो महाशक्ति बनेगी कैसे? जबकि गांधी तो एक छोटी छोटी कुटीर उद्योगों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ग्राम को स्वावलंबन हो, गांव अपने आप चलें, उनके अंदर छोटे छोटे उद्योग हों। देखते देखते मैंने बताया आपको किस तरह जूती का उद्योग विकेंद्रित हुआ, खादी कपड़े का उद्योग विकेंद्रित हुआ। इसी तरह मैंने अपने ही जीवन में तेल को देखा। हमारे यहाँ कोल्हू चलते थे गांव के अंदर, वो तेल, कोई ये जो रिफाइंड तेल की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ आज आई, लोग कहते हैं स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं, और केंद्रीकृत जो व्यवस्था है उस तरह से तो ठीक है ही नहीं। तो गांधी एक ऐसे विचार हैं जो मानवता के लिए एक बहुत ज़रूरी विचार हैं। और आज जो जितनी भी समस्याएं मनुष्य प्रजाति के सामने, आज की सभ्यता, आधुनिक सभ्यता के सामने हैं, वो चाहे तो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे तो एक तरह से हिंसा की समस्या है, प्रतिस्पर्धा की समस्या है, एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक आर्थिक अवधारणा है, जबकि हमारे यहाँ तो यत्र विश्वम भवेत्येक नीड़म, हमारे यहाँ भी विश्व को एक होने की बात की गई। भारतीय दर्शन में, गांधी जी में भी विश्व के एकीकृत होने, विश्व, लेकिन वहाँ भवेत्येक नीड़म, वहाँ घर, समूचा विश्व एक घर है।
वसुधैव कुटुंबकम है, वेद में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम है, भवत्येक नीडम है, कि पूरा विश्व एक घर है। वहाँ ग्लोबलाइजेशन है, पूरा विश्व एक बाजार है और उस बाजार को हमें जीतना है। वहाँ बाजार है विश्व, यहाँ घर है। बस यही फर्क है गांधी में और आज का जो विचार है उसमें। इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं गांधी कि वो विश्व को एक घर मानते हैं। सर, जैसे सामाजिक लेवल पे अगर हम देखें तो गांधी जी ने कहा कि कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, और सर ने भी जैसे बोला कि जो गांधी जी के विचार हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि वो बात करते हैं कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो होना चाहिए, इससे समाज के अंदर एक इक्वालिटी होगी, सभी को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे अगर हम बात करें उन देशों की, जैसे नॉर्वे जैसा देश है, फिनलैंड जैसा देश है, स्वीडन जैसा देश है, यूरोप जहाँ पे 2 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, तो क्या वो विचार, क्योंकि हमने उनके विचारों को कैरी करके हम उनकी तरह हो गए, लेकिन ये भी हमें देखना है कि क्या जो उनके विचार हैं या यहाँ के जो विचार गांधीयन वैल्यू सिस्टम है, जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है, उनके पास लेबर नहीं है, तो मशीनीकरण अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो मशीनीकरण ना करें, तो ऐसी स्थिति में क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो पॉपुलेशन इतनी अधिक है, गांव भी हैं, हमने अपना जो सेटलमेंट कुछ इस प्रकार से बनाया कि हमारे देश में गांव भी हैं, गांव एक प्रकार से खुद ही सेल्फ रिलायंट भी हैं, ऐसी स्थिति रही है। तो ये जो 2 डिफरेंट विचार चले हैं, एक तरफ गांधीयन वैल्यू सिस्टम और दूसरी तरफ जो है एक आप कह सकते हैं दूसरा जो एक जो एक ग्लोबलाइजेशन को जिसने जन्म दिया है दूसरी चीज़ में, तो वो कैसे आप देखते हैं आज के समय में इनको बैलेंस करके हम कैसे चलेंगे? क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं, रेलेवेंस एक देखने में अच्छा वो है लेकिन वो भी ज़रूरी है। बहुत ही समसामयिक और प्रासंगिक प्रश्न सौरभ ने किया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक पूरी संस्था है, एक विचार है, एक दर्शन है, जिसने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया। और भारत में तो उनके दर्शन से बहुत सारी चीज़ें लेकर के हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारी जो स्कीम्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको, जैसे CSR की बात है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टीशिप का एलिमेंट इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जिसको हम देख रहे हैं। हमने नया कंपनी एक्ट बनाया और हम इसको ट्रस्टीशिप के माध्यम से कि लोग कमा रहे हैं और उसका कुछ प्रतिशत, 2% वो समाज के निमित्त वो काम करें। तो सामाजिक सरोकारों की जो भावना है वो गांधी दर्शन पर आधारित है। अब मैं बात करता हूँ कि आपने पूछा कि किस तरह से श्रम आधारित उद्योग और मशीनीकरण, ऑटोमोबाइजेशन, यहाँ एक डायलेमा है। राठी साहब ने बताया कि अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमने बहुत पहले ही वैश्वीकरण की अवधारणा से हम हजारों साल पहले हम लोग रूबरू हैं। लेकिन अभी हाल ही में मार्शल मैक्लुहान एक मीडिया कर्मी हुए कनाडा के, उन्होंने कहा 1960-70 में के आसपास कहा कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन होल ग्लोब इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल विलेज। तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा मार्शल मैक्लुहान ने दी। मार्शल मैक्लुहान गांधी से प्रभावित था, बिकॉज गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने जब हिंद स्वराज लिखी और ये सारी चीज़ें लिखी तो मार्शल मैक्लुहान ने उसको पढ़ा और गांधी जी इस बात को तायद करते थे कि मीडिया इज द ग्रेटेस्ट मैसेज इन द सोसाइटी। गांधी जी पत्रकार थे बेसिकली। उन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा साउथ अफ्रीका में, अखबार चलाया, संपादित किया। उसके बाद में हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और बहुत सारे मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश की। आज जो भारत की स्थिति है, हम भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा है और वो भी वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी ज़्यादा संख्या है। कैसे? जो 16 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर के 60 या 64 वर्ष तक के लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग फोर्स मानी जाती है, ह्यूमन रिसोर्स। उसकी जो संख्या है अराउंड 65% इंडिया, दैट इज लार्जेस्ट, हाईएस्ट इन वर्ल्ड। तो हम जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन इज ए कर्स फॉर इंडिया, इट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। पॉपुलेशन एक वरदान है, ज़्यादा जनसंख्या भारत के लिए वरदान है, लेकिन साबित तभी हो सकती है जब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। ह्यूमन रिसोर्स का सही मैनेजमेंट
उसको स्टिल्ड करें, उसको सही दिशा में इम्प्लीमेंट करें और उसको काम में लेते हुए, मैं मशीनीकरण और ऑटोमोबाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांधी ये कहते थे कि उनकी एक अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एरर इतनी ब्लंडर हो सकती है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जहां ह्यूमन इंटरफेस हो सकता है वहां उस एरर को भी कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो ह्यूमन इंटरफेस के साथ मशीनीकरण किया जाए, जिससे हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और चैनलाइजेशन हो, लोगों की ऊर्जा का, लोगों की एनर्जी का चैनलाइजेशन हो, वो सही जगह पर लगें, जिससे अपन कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बेरोजगारी है, इसलिए नक्सलवाद, आतंकवाद और बहुत सारी विचलनकारी जो गतिविधियां वो पनप रही हैं, क्योंकि लोगों की ऊर्जा चैनलाइज नहीं हो रही है, एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है। तो एनर्जी को चैनलाइज करने का काम जो है ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जो दूसरे यूरोपियन देश हैं उनमें है नहीं, उनमें ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल नहीं है। चाइना ने कितना अच्छे से यूटिलाइज किया, कितने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि यूरोप भी हेल्पलेस है, वो बना ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को चैनलाइज किया। जैसे हम सब सुनते हैं कि जापान में और कोरिया में और उसी के साथ चाइना में भी एक कल्चर है कि वहाँ वर्क इज वॉरशिप है, वहाँ हड़ताल भी कोई करेगा तो प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, अपना कर्म बंद नहीं करेगा। कोई मान लीजिए जूते की फैक्ट्री है, कोई मान लीजिए पेन की फैक्ट्री है, और उन्होंने हड़ताल कर दी तो वो प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, वो पेन बनाएंगे पूरा, लेकिन ढक्कन नहीं बनाएंगे, ढक्कन का प्रोडक्शन बंद कर देंगे। इसलिए जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जो मान लेंगे इसको बेच नहीं पाएंगे, मार्केट बिकेगा नहीं, तो उनको झटका लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। क्योंकि प्रोडक्शन बंद होना देश का उत्पादन बंद होना है, देश की जीडीपी को धक्का लगाना है, उसको पिछड़ाना है, उसमें लैगिंग करना है, तो ये कहीं भी देश हित में, राष्ट्र हित में नहीं है। तो ये राष्ट्रीय भक्ति की भावना, राष्ट्र हित की भावना, देशभक्ति की भावना, जो गांधी जी हर बात को कहते थे कि आप, गांधी जी का मूल जंतर क्या था, मंत्र क्या था, यही था कि आप कोई भी काम करें, कोई भी टास्क कर रहे हैं, कहीं भी, घर पे भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आपने दिमाग में रखिए कि हमारे देश के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वो सबसे गरीब, वो सबसे वंचित व्यक्ति, उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश के जीवन पर, हमारे देश की स्टेटस पर इस टास्क का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया तो वो दावा करते थे कि कोई भी व्यक्ति गलत काम कभी नहीं करेगा। तो ये गांधी जी का जंतर था, जिसको हम जब पढ़ते थे स्कूल में, तो हम स्कूल की किताबों में पीछे की तरफ गांधी जी का जंतर लिखा हुआ होता था। आज नहीं है, आज कहीं ना कहीं खो गया है। तो गांधी जी की जो रिलीवेंसी है वो वास्तव में आज भी है। आपने कास्टलेस सोसाइटी की बात की, तो गांधी जी तो सर्वधर्म समभाव और सर्वजात समभाव, आपको पता है कि गांधी जी राजस्थान में कितनी बार आए, राजस्थान में 3-4 बार आए, और पूरे देश में भी उन्होंने भ्रमण किया, और 2 बार 4 बार आए थे, उसमें से 2 बार उन्होंने हरिजन यात्रा की थी पूरे देश में, और हरिजनों के घर पर रुके और खाना खाया, और नाम हरिजन ही उन्होंने दिया। वो हमेशा कहते थे कि अनटचेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा कर्ष है भारत के लिए, सबसे बड़ा पाप है। आप मानव में भेद कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से। और ये संदेश पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। और आज हम बात करें कि एज ए सोशोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोविंद सदाशिव घुरिये एक इमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने भी कहा कि अगर हमें देश में जातिवाद को मिटाना है तो वह हमें अंतर्जातीय विवाह करने होंगे, हमें अंतर्जातीय गतिशीलता को बढ़ाना होगा, हमें अंतर्जातीय जो संवाद है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह से केशव चंद्र सेन भी ये कहते थे कि हमें अगर जाति प्रथा को, जातिवाद को बंद करना है, समाप्त करना है, नियंत्रित करना है, तो हमें जो जाति सूचक शब्द है नाम के आगे वो खत्म करने होंगे। कोई अग्रवाल, कोई सिंह, कोई राजपूत, कोई शर्मा, कोई, इनको लगाना बंद करिए। आपके अपना गांव का नाम लगा लीजिए, जैसे यूरोप में परंपरा है, वो गांव का और उसका जो वो हैबिटेशन होता है उनका नाम लगाते हैं जनरली, तो वो चलता रहता है। और कोई जिसका प्रोफेशन होता है उसका नाम भी लगा लेता है। वैसे भारत में जब वर्ण व्यवस्था थी तो प्रोफेशन का नाम ही आगे लगाया जाता था, तो धीरे धीरे अपभ्रंश हो गई और जातिवाद के रूप में आ गई। तो कास्टलेस सोसाइटी आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है, और गांधी जी ने इस पर बात की। इसी तरह से गांधी जी ने इसके साथ साथ सुशासन की बात की। ग्राम जो है वो ग्रामोद्योग के माध्यम से किस तरह से हम स्वावलंबन बने, उन्होंने जो आश्रम थे वो क्या थे। तो गांधी जी को पता था कि हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम जेलों में जाना है हमें सब। तो गांधी जी ने आश्रम में उन लोगों को रखा और ये कहा कि आप स्वावलंबी बनो, खुद सारा काम करिए,
क्योंकि जेल में भी आपको करना है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करिए आप। और जब आप आज़ाद भी हो जाएंगे तो आप जब तक अपना काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, देश का विकास कैसे होगा। हर व्यक्ति को काम करना है। आप काम करेंगे तो देश के लिए उत्पादन होगा। तो आपका जो काम है, आपका जो कर्म है, वो देश की जीडीपी को बढ़ाएगा, देश के उत्पादन को बढ़ाएगा। और जब देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश धीरे धीरे अविकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएगा। और आ रहा है, हम सब उस दिशा में जा रहे हैं। तो जो रिलीवेंसी है वो बड़ी, आप देखिए कि गांधीवाद, गांधीगिरी, गांधी का सर्वोदय, गांधी का सत्याग्रह, गांधी का ट्रस्टीशिप, गांधी का सोशलिज्म, ये सब जो है वो सब कहाँ जाते हैं, धीरे 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 जाते हैं राम राज्य की तरफ। तो गांधी जी का जो राम राज्य है वो आज का क्या है, सुशासन। टुडेज गुड गवर्नेंस इज नथिंग बट बेस्ड ऑन द रामराज ऑफ द गांधी। तो गांधी ने कहा कि रामराज का मतलब क्या है कि पूरी तरह शांति, पूरी तरह से अहिंसा, पूरी तरह से रोजगार आधारित, पूरी तरह से स्वावलंबन और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंसी। जो आज हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, उसमें सेमी कंडक्टर की भूमिका है गवर्नमेंट चाहती है कि हम पीछे से सपोर्ट करें, लेकिन लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, उसको सपोर्टिव है। लेकिन आप पैरासाइट नहीं बना सकते लोग। आपने अगर लोगों को पैरासाइट बना दिया, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि वो सीधे उनको कुछ दे करके और उनको कहती है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको हम थाली परोसेंगे और हम आपको ग्रास भी हम ही देंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। गवर्नमेंट बैकिंग का काम कर रही है, उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, उसको एम्पावर करने का काम कर रही है, लेकिन उसको पैरों पर खड़ा करना चाहती है गवर्नमेंट। और यही गांधी जी चाहते थे। गांधी जी का मूल जो मंतव्य था वो यही था। और आया कहाँ से, अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की जो किताब थी, जिसका अनुवाद उन्होंने गुजराती में सर्वोदय के रूप में किया, हिंदी में किया, और वहीं से सर्वोदय का और आज जो अंत्योदय की योजना है, आज उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचना चाहती है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके इंक्लूसिवनेस के लिए। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और हर लोगों को उस ग्रोथ में, उस डेवलपमेंट में शामिल किया जाए, कोई भी छूटे नहीं। तो ये पूरी तरह से गांधी का कि ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट से, अब वो जो ग्लोबलाइजेशन है जिसमें आपने कहा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर हमारी ज़्यादा ही हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर हम अपने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जो कि स्किल्ड वर्क फोर्स हो, उसको हम इस्तेमाल करना सीखें। और उसको फिर दूसरे पॉइंट से आपने जो लिंक किया कि हम भारत का जो कंसेप्ट हुआ कि विश्व को एक प्रकार से ग्लोबल विलेज बनाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको अगर हमने स्किल्ड प्रोवाइड किया, और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ भारत की बाउंड्री तक सीमित ना रहे। थ्रू स्किल इंडिया हम उस चीज़ को विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वहाँ जो लेबर की ज़रूरत है, जैसे जापान विश्व में ऑलमोस्ट सबसे बूढ़े देशों में आता है, और जापान की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे जो एक लेवल ऑफ आइसोलेशन है सोसाइटी के अंदर वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई है रोबोट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, जो कि काम क्या करती है, आप जाओ मार्केट में रोबोट खरीदो और रोबोट आपसे बातें करेगा, आपको जो है अच्छा फील कराएगा। वहाँ पे ये तक बिजनेस चल गया है कि लोग कहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे 2 घंटे, और आप जो है मतलब आपको जो बोलना है मुझे बोलो, मैं सब आपको सुनूंगा, और उसके लिए आपको 1 घंटा इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब लोगों के पास बात करने के लिए इंसान नहीं है। हाँ, ये बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एक्सट्रीम पॉइंट है, जहाँ पे हम ऑटोमेशन, मशीनीकरण बहुत अधिक करने लगते हैं। हाँ, तो जहाँ पे गांधी जी का जो एक ये आइडिया है कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में चीज़ों को डेवलप करेंगे, बट उन्होंने ये भी कोशिश की है कि ह्यूमन इंटरेक्शन बना रहे, इंसान से जुड़ा रहे। ठीक है, तो इसमें आप लोग का क्या व्यू पॉइंट है? मतलब आप सर, मार्क्स और गांधी जी की बात करें तो मार्क्स हिंसा में यकीन रखते थे, लेकिन गांधी जी पूर्णतः अहिंसा में यकीन रखते थे, हिंसा के विरोधी थे। और अगर सर आज का सिनेरियो देखें तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर है, अनेक देशों में गृह युद्ध है, तो उसमें सर जो गांधी का जो अहिंसा का दर्शन है, उसकी जो महत्व स्वाभाविक तौर पे बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा सर जो गांधी जी अपनी अंतःकरण, नैतिक शिक्षा, इन सब पे जोर देते थे कि इंसान जो आत्म सुधार जो है, अगर सभी व्यक्ति अपना सुधार कर लें सभी, तो अपने वो कहते थे कि कर्तव्यों में जो है सभी के अधिकार सुरक्षित हैं, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सभी के अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं।
सर तो बहुत प्रासंगिक है हर क्षेत्र में गांधी जी के विचार। गांधी जी कहते थे कि सिद्धांत विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति है वो हमें विनाश की ओर लेके जाती है। तो वर्तमान परिस्थितियां जैसे कि आपने बताया कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, या आर्मेनिया अजरबैजान में वॉर चल रहा है, या फिर चाइना ताइवान में चल रहा है, या भारत और चाइना के बीच में जो टेंस सिचुएशंस है, इन सब में कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं, जो ये समझते हुए कि जैसे सर ने राठी साहब ने पहले बताया था शुरुआत में कि व्यक्ति केंद्रीकरण कर रहा है पैसे का, और इसी वजह से उसकी जो है महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं और दूसरे के संसाधनों पे वो अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। तो गांधी जी ने शुरुआत से इन चीज़ों का विरोध किया था और व्यक्ति विशेष को साथ लेके चलने की बात उन्होंने कही थी, ना कि नैतिकता विहीन राजनीति की बात की थी। वर्तमान अगर हम देश की वैश्विक राजनीति के अलावा अगर हम देश में राजनीति भी देखें, तो राजनीति में जो उथल पुथल हमें देखने को मिलती है, उसमें भी कहीं न कहीं वो स्वार्थ की राजनीति हावी होती हुई नज़र आती है, जिसका कि बहुत पहले गांधी जी ने हमें समाधान प्रस्तुत कर दिया था। तो मुझे लगता है कि न केवल जनता को बल्कि जो जिम्मेदार राजनेता ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें भी गांधी जी के सिद्धांतों को अपने नैतिक जीवन में लागू करके और इन चीज़ों का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए देश के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहले तो सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम जयंत है। मैं आप सभी के, आपने सर ने जो विचार रखे यहाँ पे, सबसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में कास्टलेस सोसाइटी की बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन मुझे उसके साथ साथ, इन सभी चीज़ों के साथ साथ, जो मुझे एक और चीज़ जो फील होती है वो होता है कि लैंग्वेज का बैरियर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेस, या फिर अपन किसी एक जगह की बात करें, कहीं और की बात करें। इंडिया में ही अपन देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसके अलावा भी अपन देखें, नॉर्मल अलग अलग गांव की अलग अलग भाषा भी, आज आप जयपुर से थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे, हर एक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी भाषा बदल जाती है ना। राजस्थान में भी, पूरा का पूरा राजस्थान में बहुत तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग मारवाड़ी वगैरह, ठीक है। लेकिन जब अपन एक जॉब की बात करते हैं, तो जॉबलेसनेस जो आई है, जो इमर्ज होके आई है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, उसमें मुझे कहीं ना कहीं नॉलेज के अलावा एक लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा फील होता है। क्योंकि छोटे गाँवों में अगर अपन देखेंगे तो मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, और वहीं अपन सिटीज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें। दो आजकल दीज फैसिलिटीज़ हैव बीन अराइव टू अ ग्लोबलाइज्ड बेसिकली। अपन देखेंगे यूट्यूब पे भी और बाकी जगह पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, सीखने को मिल जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बेसिकली अगर आप ज़ीरो लेवल से अगर उस चीज़ को एक स्टूडेंट के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं सिखाएंगे, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। यही चीज़ गाँव में होती है, और गाँव के बच्चे ज़्यादातर, हालांकि मैंने देखा भी है ये चीज़ कि गांव के बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब्स में निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फेस करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील भी की है, नोटिस भी किया है। और आज की तारीख में जितनी ज़्यादा डिमांड है एक प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश मीडियम जॉब्स को लेके, कि आपको बोलनी भी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको पढ़ाना भी इंग्लिश में आना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो आई हैव सीन इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसके अलावा अगर अपन हिंदी को, या फिर कोई और लैंग्वेज भी हो, हिंदी ही नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो इस बैरियर को अपन किस तरह से समाप्त कर सकते हैं, अगर अपन गांधीवादी की अगर अपन बात करें, उसको अगर यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल। सर, गांधी जी का जो ओपिनियन है डाइवर्सिटी को लेके, और जैसे हर भाषा इम्पॉर्टेंट है, हमारे कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा है, ठीक, उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, सारी चीज़ें। बट जब हम जॉब की बात करते हैं, जैसे इंडिया के पास एडवांटेज चाइना के कंटेक्स्ट में ये है कि चाइना में जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है। आईटी सेक्टर में जो इंडिया है वो बहुत आगे, इसलिए क्योंकि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो मिल जाते हैं आसानी से। तो गांधी जी का इसके प्रति कुछ ऐसा ओपिनियन है कि डाइवर्सिटी को लेकर? Jayant raised a very good question. It is very much relevant in today's scenario. देखिए, गांधी ने आपकी को मैं पृष्ठभूमि की तरफ ले जाता हूँ। गांधी साउथ अफ्रीका गए, गांधी ने वकालत पढ़ी, लॉयर थे, और साउथ अफ्रीका में जब गए तो गांधी ने इंग्लिश एक पेपर निकाला, और इंग्लिश पेपर में उन्होंने जो बातें उन्होंने की, इंग्लिश पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। उसमें लिखना शुरू किया। उसके बाद चूंकि गांधी जी को गुजराती आती थी, इंग्लिश आती थी,
इंग्लिश में उन्होंने लिखा, बताया, और हिंदी तो नेचुरली वो हिंदी भाषी थे ही। तो गांधी जी का हमेशा, जब दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, अनटू द लास्ट, जिसका नाम उन्होंने सर्वोदय रखा और जिसका ट्रांसलेशन पहले गुजराती में किया फिर हिंदी में किया। तो गांधी जी कह देते हैं कि लैंग्वेज कभी भी आपकी बैरियर नहीं हो सकती, बशर्ते कि आपका परसेप्शन बिल्कुल पॉजिटिव और ओपन हो। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज को इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी एक्सेप्टेंस ग्लोबल है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम उसको किसी सीमाओं में बांध नहीं सकते। आज हम ये कहेंगे हम बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, हम तो हिंदी भाषा हैं, हम तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक संकुचित विचार होगा और संकुचित दर्शन होगा। तो गांधी जी इसको बिल्कुल नहीं मानते थे। गांधी जी कहते थे कि आप गाँव में गुजराती सिखाइए, जो गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, आप राजस्थानी उनको बताइए, उसको साथ साथ में हिंदी बताइए, और उसको ग्लोबल लैंग्वेज के साथ भी अटैच करिए, जिससे उसकी लैगिंग ना हो, वो पिछड़ नहीं जाए, उसका विलंबन ना हो। तो कहीं ना कहीं वो उस रेस के साथ में, मुख्य धारा के साथ में अपने आप को कॉम्पीट कर पाए। तो ये वो चाहते थे कि हर बच्चे को वो सारी लैंग्वेज स्टेजेस में आती रहे और वो एम्पावर हो जाए, उसके धीरे 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 जैसे जैसे मैच्योर हो आगे तक हो जाए। और गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया। जैसे राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देखते हैं, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए, इस चीज़ को उन्होंने मोटिवेट किया हमेशा। साथ में उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का, रूढ़ियों का भी विरोध किया। वो प्रगतिशील थे, प्रोग्रेसिव थे। गांधी जी भी हमेशा प्रोग्रेसिव थे, लेकिन वो साथ में कहते थे, जैसे मान प्रकाश ने बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत की कि सुचिता, नैतिकता और सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे गांधी जी ने 7 पाप बताए थे, मैं आपको रिसाइट करता हूँ। सिद्धांत के बिना राजनीति, कर्म के बिना धन, आत्मा के बिना सुख और चरित्र के बिना ख्याति, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और अंत में त्याग के बिना पूजा। ये असंभव है, और अगर कोई करते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। सिद्धांत के बिना, नैतिकता के बिना अगर राजनीति होती है तो विकार उत्पन्न होता है। तो ये क्लैशेज हर जगह आते हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल हो, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो। तो ये हम देखते हैं। तो गांधी जी इसमें बड़े ओपन थे, बहुत खुले हुए थे कि सबको कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। और वो एक इस बात को नरेट करते थे कई जगह कि रशियन लोग, चाइनीज लोग, खासतौर से रशिया में, और जापानीज लोग, ये अपनी भाषा को बड़ा महत्व देते हैं, ग्लोबल के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हालांकि जापान ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन कहीं ना कहीं जापान को ये बात आज भी अखरती है कि इंग्लिश समझने वाले, बोलने वाले लोगों की उसके देश में कमी है। और आज जिस तरह के क्राइसिस थे जापान गुजर रहा है, अपन सब देख रहे हैं। चाइना इस बात को समझ रहा है, रशिया ने बखूबी इस बात को समझा, और रशिया में ये आ गया कि रशिया ने ओपन कर दिया। रशिया में बहुत अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाने लगे जो पहले बहुत ही सीमित थे। तो गांधी हमेशा कभी भी इस चीज़ को संकुचित विचार के रूप में नहीं लेते थे, और वो हमेशा ओपन माइंडेड रहे। और उन्होंने बड़े खुलकर के इस बात की चर्चा की कि हर किसी अच्छी चीज़ का अनुवाद अनेक भाषाओं में, अनेकानेक भाषाओं में होना चाहिए। और उन्होंने तो हर अपने, चाहे नवजीवन पत्रिका है, हरिजन संदेश है, यंग इंडिया है, वो कई भाषाओं में उन्होंने संपादित किए, कई भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन किया। राठी जी बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। और भाषा का सवाल है, जहाँ तक 2-3 बातें हैं उनकी। तो जो प्रथम पुस्तक है हिंद स्वराज, वो मूल तो गुजराती में लिखी उन्होंने, बाद में हुए हैं सब ट्रांसलेशन। अब तो संस्कृत में भी हो गया, अंग्रेजी में भी हो गया, संस्कृत में भी हो गया हिंद स्वराज का अनुवाद। लेकिन जो पहला जो उन्होंने 1909 में लिखी गई थी, तो 1909 में जो उन्होंने लिखी हिंद स्वराज, तो पहली एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने स्वराज के अर्थों को एक तरह से प्रकट किया, अपने विचार उनके, वो स्वराज को लेके क्या सोचते हैं। वो पहली पुस्तक ही गुजराती में है उनकी। तो इससे उनका पता है, क्योंकि भाषा, देखिए, भाषा सिर्फ बोलने का मामला नहीं है, ये जातीय अस्मिता, जिसे एथनिक आइडेंटिटी कहते हैं, ये हमारी जातीय अस्मिता का भी मामला है। आप सिर्फ भाषा को, ये कम्युनिकेशन की बात तो है उसमें, लेकिन ये जातीय अस्मिता की बात है। गांधी जी कह रहे हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा का तो प्रचार प्रसार वो खुद कहते थे, वो तो हिंदी भाषा के समर्थन में कितना उन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो कहते थे हमेशा। और राजगोपालाचारी को उन्होंने, राजगोपालाचारी ने मद्रास में और यहाँ पे हिंदी समिति खोली, और वहाँ पर लोग, यहाँ के लोग, मेरे भी एक परिचित जो बुजुर्ग हो गए थे, मैंने अपने बचपन में देखा, वो वहाँ पर हिंदी प्रचार समिति में जाकर के उन्होंने हिंदी पढ़ाई मद्रास में, जो कि तो ऐसे लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी,
तो वो वहाँ गए, अपनी पत्नी को साथ ले गए और उन्होंने वहाँ पर हिंदी प्रचार समिति में जो सुशीला राजगोपालाचारी, तो वहाँ पे गांधी जी की प्रेरणा से ये सब हो रहा था। वो कह रहे थे कि पूरे भारत को, इसमें उन्हें बार बार कहते हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि हिंदी में ही वह शक्ति है कि वो इस देश का की राष्ट्रभाषा। देखिए आज तक भी हम राजभाषा तो बना पाए, राष्ट्रभाषा तो बना, आज तक उसको दर्जा नहीं मिल पाया है। तो गांधी जी हिंदी के बड़े समर्थन में थे, वो इसको लेते थे। लेकिन जैसे आपने अभी बताया शर्मा जी ने कि कोई संकुचित उनका दृष्टिकोण नहीं था, वो इसको एक पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते थे। तो गांधी जी हिंदी के पक्ष में थे। उन्होंने, इससे पता लगता है कि उन्होंने खुद की किताब ही गुजराती में लिखी। तो ये सब बातें गांधी जी। दूसरी बात उन्होंने एक शब्द कहा, अंतःकरण। अब अंतःकरण की बात और राजनीतिक मूल्यों की बात एक ही है। गांधी जी में द्वैध नहीं है, भीतर कहीं द्वैध नहीं है। वो जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। आप देखिए, इसीलिए शायद वो कम्युनिकेट कर पाए। जब वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए और उन्होंने देखा भारत की, वहाँ इससे पहले वो चला चुके थे, उससे पहले उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे वो। लेकिन जब वो यहाँ आए और उन्होंने गोखले जी के कहने से पूरे भारत का भ्रमण किया और देखा, तो उन्होंने पाया कि मैं इनके साथ कैसे कम्युनिकेट करूं। देखिए कि भारत की स्थितियां क्या थी, आदमी के पास कैसे, एक बार का तो दृष्टांत वही है कि जब औरत के पास में, जब वो क्यों पहनने लगे थे वो ऐसे कपड़े, क्योंकि जब वहाँ पर हैं, जब वो कस्तूरबा पूछती हैं कि आप क्यों नहीं निकल रही हैं महिलाएं घर से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही कपड़ा है, तो वो दूसरी नहीं आ सकती है। तो वो उनका अंतःकरण एक तरह से हिल गया, वो करुणा से भर उठे और उन्होंने उसी वक्त अपने वस्त्र त्याग दिए। ऐसा नहीं था, गांधी शुरू से ऐसे थे। गांधी तो बैरिस्टर थे, बहुत अंग्रेजी के पढ़े लिखे थे, टाई लगाते थे। लेकिन वो परिवर्तन होता है, उनके अंतःकरण का परिवर्तन होता है, उनमें एक तरह से रूपांतरण होता है, मानवीय रूपांतरण होता है। और उस मानवीय रूपांतरण में वो देखते हैं हम कि किस तरह से खादी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका रहन सहन, तो वो सब होता है। और इससे ही जो भारत का जो इतने बड़े मोबिलाइजेशन आज भी हम देखते हैं, कौन ऐसा राजनेता है जो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर इतनी बड़ी मास को, इतने बड़े जन समुदाय को, जो ब्रिटेन, जो कि पूरे विश्व में जिसका कहते हैं सूर्यास्त नहीं होता था, हम बार बार पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं बातें, तो उसको एक तरह से पराजित करना और उससे स्वतंत्रता लेना। तो जो आम आदमी से, गांव के जो, मैं फिर अपने गांव पर आता हूँ, मेरी स्मृतियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं कि मेरे अपने गांव में मैंने देखा कि ये एक फिनोमिना था। इस पर स्टडी भी हुई है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, एक रिसर्च हुई है, बहुत अच्छा उनका शोध वो था, माउंडन है वो। तो उन्होंने कहा कि गांधी अपने को कैसे जोड़ पाए, इतनी बड़ी जो अंतिम आदमी था गांव का, वो भी गांधी के प्रति समर्पित कैसे हो पाया। तो उन्होंने उस जीवन शैली को अपनाया, वो वैसी की वैसी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सूटेड बूटेड आदमी और अंग्रेजी बोलता हुआ आदमी जब गांव के आदमी से वो कैसे उसके साथ में उसको कैसे अपने निकट पाएगा, उसके अंदर एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो नहीं बातचीत कर सकेगा। तो इस तरह से गांधी जी ने तो ये, जिसे मार्क्स फिर वही कहते हैं, मार्क्स अगर देखेंगे तो उस डी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि आप अपनी क्लास से नीचे आइए, जो एलिट क्लास है उसको कहते हैं डी क्लासीफाई हुई है, मतलब, और फिर उससे बात करिए। तो बहुत सारी समानताएं भी हैं। बिल्कुल। तो आज़ादी की लड़ाई में हम सब ये देख पाते हैं, आज़ादी की लड़ाई में देखिए हिंदी का कितना बड़ा योगदान था, कितने लोग थे। अच्छा, गांधी जी का जो मास एक्सेप्टेंस थी, हाँ। आप देखिए 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी गांधी जी के साथ, 1 लाख लोगों ने, बिल्कुल, और बिना किसी कम्युनिकेशन मीन्स के, कोई अखबार ऐसे नहीं थे, कोई मास मीडिया नहीं था, कोई ये सब जो सब मीडिया अपन देखते हैं। तो आज भी 1 लाख लोगों को जुटा पाना, लेकिन मन से लोग आते हैं, जैसे नीचे के लोग से लेकर के ऊपर के लोग, जो उस समय लीडर्स हुआ करते थे फ्रीडम स्ट्रगल के, वहाँ से लेकर के एक आम गांव का आम आदमी तक गांधी जी से जुड़ा हुआ। और इसीलिए गांधी को कितनी पदवियां मिली। मोहनदास करमचंद गांधी एक बैरिस्टर से क्या बने, बापू बने, महात्मा बने, राष्ट्रपिता बने। आपको मैं एक तथ्यात्मक जानकारी दे दूं कि सबसे पहले महात्मा शब्द जो है वो किन किन लोगों ने गांधी जी के लिए कहा। सबसे पहले ये बात कही गुजरात के एक राजवैद्य थे, वैद्य जीवराम कालिदास।
उन्होंने 1915 में सबसे पहले उनको कहा महात्मा, गांधी इज ए महात्मा। 1915 में ही स्वामी श्रद्धानंद ने उनको कहा महात्मा, और 1915 के आसपास ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा। तो गांधी महात्मा बने, महात्मा गांधी बने, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने। बापू उनको कब पुकारा जाता था? जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वहाँ के जो इनमेट्स थे, वहाँ के जो शिष्य थे उनके, वो उनको बापू के नाम से संबोधित करते थे। तो बापू एक सर्वव्यापी नाम हो गया। और इसी तरह से राष्ट्रपिता नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जब रंगून रेडियो था उस समय, रेडियो पर आज़ाद हिंद फौज और आज़ादी के जो संबोधन थे वो सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था रंगून रेडियो पर, और उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो ये राष्ट्रपिता का जो संबोधन है ये 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ऐसे हमारे गांधी थे। जो कहने का मतलब ये है कि कोई गांधी को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गांधी असीमित विचार है, दर्शन है, एक पूरी संस्था है। और सौरभ, मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि एक और दृष्टांत है उनका कि जैसे मनु उनकी वो थी, होती थी जो उनके साथ रहती थी, मनु ने एक किताब लिखी इंग्लिश में बाद में। मनु काफ़ी विद्वान थी, और मनु से पूछा गया कि गांधी को आप कैसे देखते हैं, गांधी का किस तरह से आपको लगता है कि गांधी जो थे उसको आपको किस तरह से गांधी ने प्रभावित किया। तो गांधी पर जो किताब लिखी मनु ने, उसका टाइटल दिया गांधी माई मदर, मेरी जन्मदात्री। मतलब जो वैचारिक जो प्रस्फुटन था मनु के विचार में, वो सब गांधी से आया। ना माता से मिला, ना पिता से मिला। और उसने कहा कि गांधी ने किस तरह से मुझे अनुशासन में पिरोया, किस तरह से जीवन में संदेश दिया, किस तरह से पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। तो मनु ने बखूबी, आपको कभी पढ़ना है तो ये पढ़ें। और एक और किताब गांधी पर बहुत अच्छी है, प्रासंगिक है, गुहा की एक किताब है जो उन्होंने लिखी, गांधी आफ्टर इंडिया। तो इंडिया आफ्टर गांधी। रामचंद्र गुहा हिस्टोरिशियन है, अवार्डी है, साहित्य अकादमी का अवार्ड उनको मिला। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया एक किताब लिखी उन्होंने, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, उस पर उनको अवार्ड मिला। और फिर इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा ने लिखा, शायद किताब इंडिया आफ्टर गांधी में गुहा साहब ने वो सारी बातें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बखूबी तरीके से लिखी है। और आज की गांधीवाद, आज की गांधीगिरी, कई मूवियों में इस तरह का आया कि गांधीगिरी के माध्यम से हम कैसे गांधी के विचारों को आज प्रासंगिक बना सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। कोई आदमी आपके ऊपर कितना भी गुस्सा हो रहा है, मतलब गुस्सा कर रहा है, आपको बिल्कुल डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे वो परिवार के लोग हो सकते हैं, चाहे किसी संस्था में आप जहाँ काम करते हैं लोग हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, और आप गांधीगिरी अपना के देखिए, आप मुस्कुराइए, आप हंसिए, आप उनको हाथ जोड़ दीजिए। गांधी जी यही करते हैं। तो वो ऐसा कोई, मतलब हिमालय की बर्फ की तरह वो व्यक्ति पिघल जाए। Am I right, सौरभ? सर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, जैसे गांधीयन व्यूज़ को हम लोग अभी से इतना डिस्कस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने जो अपने विचार रखे वो मिनिमलिस्टिक, मतलब कपड़े भी पहनना है तो जितना ज़रूरत है उतना पहनना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के समाज में जहाँ पे भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, दूसरा अगर सभी लोग जैसे गांधी जी हैं, अगर उन्हीं के विचारों को लेते हुए चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रोडक्शन है, मतलब डिमांड नहीं होगा उन चीज़ों का, तो जब डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी अफेक्ट होगी और जॉब क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है, अगर मतलब विचार तो ठीक है, बट फाइनली मान लीजिए सरकार है, सरकार को तो वहाँ पे बताना पड़ेगा ना, कि क्योंकि हमने चर्चा की अनएम्प्लॉयमेंट है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए डिमांड ज़रूरी है। डिमांड जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों का इस्तेमाल हो। हमें पानी की बॉटल पी रहे हैं, अब ये हो सकता था कि एक जग रखा है पानी का और उसमें हमने सबने उसी जग से पानी पी लिया, तो डिमांड तो खाली जग की क्रिएट हुई। लेकिन अगर हमने सबने ये इतनी सारी बॉटलें ली, जैद ने एक बॉटल पी भी ली, तो उससे क्या होगा, इसका प्रोडक्शन होगा, पानी को हम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हज़ारों लोग इसको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अब जब एक तरफ प्रैक्टिकलिटी होती है और एक तरफ विचार होते हैं, तो इसमें
थोड़ा सा आप लोग बताइए। इसको कहते हैं मार्क्सियन टर्म में प्राक्सिस। मार्क्स ने एक टर्म दी थी प्राक्सिस, मीन्स देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस बिटवीन द थॉट, थ्योरी एंड एक्शन, दैट इज प्राक्सिस। तो मैं एक शेर से इसकी शुरुआत करूं। आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ की भी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात। किसी शायर ने कहा है कि खौफजदा हैं बेजुबा जानवर और दरख्त, जब से जंगल में दाखिल हुआ है आदमी, जंगल घटते गए, शहर बढ़ते गए, और अब शहर ही कंक्रीट के जंगल हैं और आदमी ही जानवर। तो हमने डिस्ट्रक्शन ज़्यादा किया है। हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय, हमने स्पेसशिप इकोनॉमी की बजाय हमने ताबड़तोड़ इकोनॉमी अपनाई है। आपकी बात सही है कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लेकिन गलत तरीके से हो रहा है। आप उन चीज़ों का प्रोडक्शन करिए, उन रिसोर्सेज को काम में लीजिए जो बहुतायत हमारे पास है और जिनका डीजनरेशन नहीं हो, जिनकी, जैसे प्रकृति में एक खूबी है कि वो सियोजनरेस होती है, होमोस्टेसिस करती है प्रकृति। आप कहीं से मिट्टी खोदेंगे, आपने 2 परात 10 परात, एक ट्रॉली मिट्टी कहीं से खोद ली जहाँ मिट्टी खूब सारी है, 1 महीने बाद आप देखेंगे वो जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, वो भर चुकी होती है। इसको होमोस्टेसिस कहते हैं। ये सियोजनरेस प्रोसेस है, सेल्फ उस चीज़ को रिकवर करने की, ये प्रकृति में है। और प्रकृति में 2 तरह की चीज़ें हैं जो हम जब जानते हैं, चूँकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग गया है, पॉलीथीन पर बैन है, तो बायो डिग्रेडेबल है, बायो नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें। तो जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं आप खूब उपयोग करिए, खूब बनाइए, खूब सब कुछ करिए, क्योंकि उसको, पर्यावरण को उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन बायो नॉन डिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं, जो प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो 50 साल तक एज इट इज ही रहेगा, जो जानवरों को खत्म कर रहा है, जो गायों को खत्म कर रहा है, जो और चीज़ों को खत्म कर रहा है, हमारा सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, दूसरा एनवायरमेंटल हमारा दूसरी तरह के पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो खत्म ही नहीं होता। ग्रीन, आप देखिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, ये सब क्या है कि हम पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो बात यहाँ पर ये कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, वो रिसोर्सेज रिसाइकल्ड भी हो सकते हैं। आप ऐसा जनरेशन करिए, ऐसा प्रोडक्शन करिए, रिसाइकल्ड हो जाए, एनवायरनमेंट को क्षति नहीं करे, उससे रोजगार भी पैदा हो और उसको कहीं भी किसी तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, टिकाऊ विकास, जिसका कॉन्सेप्ट हर्लेम ब्रंटलैंड ने दिया। ब्रंटलैंड कमीशन बना, वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल, वर्ल्ड कमीशन ऑन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये एक कमीशन बना था 1980s में। और हर्लेम ब्रंटलैंड जो थी नॉर्वे की पीएम थी, उसके बाद उनको यूएनओ में ले लिया गया, वो यहाँ पे आ गई और उन्होंने, वो कमीशन की पहली चेयरपर्सन थी और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब से टिकाऊ विकास, सतत विकास, संधारित विकास ये आया। उन्होंने ये कहा, ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इज व्हाट? नथिंग बट द बैलेंस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप आर्थिक विकास करिए, लेकिन ये सोच के करिए कि उसका नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कहीं पर्यावरण पर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं वो पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है, खूब करिए। तो आज जैसे कार्बन फुटप्रिंट की बात होती है, सभी इस तरह के मैकेनिज्म आ गए हैं कि पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। और कॉप जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं रेगुलर, और ग्लोबल लेवल पर भी इसको स्वीकार किया जा रहा है कि हमको धीरे धीरे हमको पेरिस कन्वेंशन जो था उस पर आकर के और उसको धीरे धीरे क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाते हुए और वो पॉल्यूशन के मानक को नीचे लाना है और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बदलना है। वाह। तो गांधी का जो ओपिनियन था, उसके साथ में रोजगार बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बिल्कुल होना चाहिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन स्पेसशिप इकोनॉमी के साथ। वो क्या है? वो ये है कि रिसोर्सेज का दोहन उनका ही किया जाए जिससे पॉल्यूशन ना हो, और जब आप दोहन आपने कर लिया तो उसको रिसाइकल किया जाए, उसको रीयूज किया जाए, उसको वेस्ट नहीं किया जाए। आज जो सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने है वो गार्बेज को वो करने की है, मैनेजमेंट करने की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरे जो मैनेजमेंट है। आप आईटी सेक्टर में कितना वो हो रहा है, जो साइबर कचरा है वो कितना हो गया, उसको कहाँ ऐसे करें। तो उसकी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें प्रोडक्शन ऐसा करना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करना चाहिए जो रीयूज हो, रिसाइकल हो, और वो कम से कम पर्यावरण के लिए तो प्रदूषित ना हो। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, फुल इफेक्टिव हो, लेकिन उसका डिफेक्ट यानी पर्यावरण का जो नुकसान है वो कम से कम हो, तभी हम हमारे ग्लोब को क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं।
तब हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, तभी हम हमारे पूरे तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज चीता क्यों लाया गया? क्योंकि फूड चेन इफेक्टिव हो रही है, टूट रही है, फूड चेन मेंटेन ही नहीं हो पा रही है, चीता खत्म हो गए। ऐसी बहुत सारी हजारों प्रजातियां आज रेड बुक में है जो विलुप्त होने की कगार पर है। उसका कारण पॉल्यूशन है, उसका कारण पूरा ये चेंज है, ग्लोबल चेंज है। तो हमारी हैबिट्स को बदलना होगा, हमें गो ग्रीन आना होगा, हमें जो भी हम अपनाएं, और शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं। हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, हम कोशिश करें कि पर्यावरण को कैसे कैसे हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रिंसिपल जो अहिंसा का था वो सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं था, सिर्फ फिजिकली हर्ट करना नहीं, उसका मतलब था लोगों के मन में दूसरों के प्रति कंपैशन की भावना, करुणा, दया, ये सब होनी चाहिए। सबको साथ लेके चलने का भाव सब में होना चाहिए। अगर ये फील हम रखते हैं तो जो कास्ट सोसाइटी की हम बात करते हैं वो अपने आप ही फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम दूसरी कास्ट या दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, वो साथ लेके चलने का भाव रखेंगे, तो कास्टलेस सोसाइटी अपने आप फॉर्म हो जाएगी। अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि माफ़ कर देने का जो दायित्व है और जो हक है वो स्ट्रॉन्ग लोगों के पास है, वीक जो है वो फॉरगिव नहीं कर सकता। फॉरगिव जो आर्ट है, माफ़ करने की जो आर्ट है, वो स्ट्रॉन्ग, अगर हम मन से मेंटली मजबूत है तो हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं। उन लोगों को माफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हम चाह रहे हैं, एक राम राज्य की जो हम स्थापना करना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाएगा। और सर मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूँगा कि आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस हिसाब से रिलीजन को, पॉलिटिक्स को मर्ज किया जा रहा है, वो गांधी जी जैसा सोचते थे उससे काफ़ी अलग है। गांधी जी का मानना था कि धर्म को हम अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मलेस पॉलिटिक्स एक डेड बॉडी की तरह से कोई काम नहीं है। और धर्मचंद का मानना था ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी को ऑब्जर्व करें। पर आज के समय में वो हो नहीं पा रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उस दिशा में जो गांधी जी का वो विजन था उसको अचीव कर सकें, या फिर अचीव तो ना कर सकें पर उसके आसपास जा सकें। मैं शुरुआत करूँगा हमारे पुरुषार्थों से। हमारे यहाँ जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हजारों वर्षों से: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला जो पुरुषार्थ है वो धर्म है। दिस धर्म इज नॉट रिलीजन। ये संप्रदाय, ये पंथ नहीं है। रिलीजन को जो अनुवादित किया गया है वो धर्म के रूप में सब जगह किया गया है, लेकिन मैं नहीं मानता ये सही इसकी व्याख्या है। रिलीजन का मतलब पंथ है, संप्रदाय है। धर्म जो है दैट इज वर्च्यूज, दैट इज ड्यूटी, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे जो पुरुषार्थ हैं वहाँ से जो धर्म है मतलब आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपके जो सद्गुण है वो कैसे आप सोसाइटी को देंगे। वर्च्यूज जो है, वर्च्यूज वर्सेज वाइसेज की बात गांधी जी करते थे हमेशा, इसलिए 7 पाप उन्होंने बताया। वाइसेज यानी बुराइयाँ, पाप, और वर्च्यूज यानी सद्गुण। तो धर्म का मतलब यहाँ पर कर्तव्य परायणता से है। तो गांधी जी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म के बिना राजनीति एक सपना हो सकता है, धर्म के बिना राजनीति किसी भी तरह से शुचितापूर्ण नहीं हो सकती। तो धर्म का आशय यहाँ पर कर्तव्य परायणता से था, ड्यूटी से था, सद्गुणों से था, वर्च्यूज से था। तो वही बात आज भी पूरी तरह लागू है। अगर पॉलिटिक्स में आपके एथिक्स नहीं है, आपकी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, आपके सिद्धांतों पर आधारित, विचारों पर आधारित राजनीति आपकी नहीं है, जिसमें एथिकल वैल्यूज नहीं है, जिसमें शुचिता नहीं है, यानी जिसमें धर्म नहीं है, कर्तव्य बोध नहीं है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, मानवता के प्रति, तो ऐसी राजनीति बिल्कुल घटिया राजनीति होगी। ऐसी राजनीति वास्तव में राजनीति कहलाई नहीं जाएगी। क्योंकि जब चाणक्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा तो राजनीति का ग्रंथ था वो। हम सोचते हैं वो इकोनॉमिक कोई एपिक होगा, वो अर्थशास्त्र का कोई ग्रंथ होगा जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र नाम क्यों दिया? क्योंकि वो मानते थे कि राजनीति क्या है, राजनीति हमेशा उस राष्ट्र के लोगों के और मानव जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने का साधन है। बहुत बड़ी टर्म उन्होंने बताई। तो राजनीति को अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा उन्होंने कि उसके बिना राजनीति बिल्कुल अधूरी है। तो राजनीति बेसिकली धर्म लोडेड होनी चाहिए, रिलीजन लोडेड नहीं, धर्म लोडेड, यानी कर्तव्य परायण से युक्त होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कहीं ना कहीं अपने इस तरह के तत्व हों कि वो आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू डू, आपका मानवता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सारा का सारा जो है वो धर्म है, गांधी जी का धर्म है। और गांधी जी का रामराज भी इसी पर आधारित है। और गांधी जी हमेशा इस बात को हमेशा कहते थे
यहाँ पर मैकियावेली और गांधी की तुलना भी होती है। मैकियावेली ने कहा कि साधनों की पवित्रता कोई आवश्यक नहीं है, आपका साध्य जो है वो होना चाहिए और उसको आपको प्राप्त करना चाहिए। कैसे भी साधनों से आप प्राप्त करें, बाई एनी काइंड्स ऑफ द मीन्स, देयर शुड नॉट बी प्योरिटी ऑफ द मीन्स। आपका लक्ष्य जो है वो आपको प्राप्त करना है, ये मैकियावेली कहता था। शेर और लोमड़ी की कहानी द प्रिंस उन्होंने लिखी। गांधी इससे इतर बात करते हैं। गांधी कहते थे नो नो नो, साध मिले या ना मिले, साधन आपका पवित्र होना चाहिए और होना ही चाहिए। अगर अपवित्र साधनों के माध्यम से आपने साध्य की प्राप्ति की, उद्देश्यों की प्राप्ति की, तो उद्देश्य तो बेईमानी है। वो उद्देश्य सही मायने में आपका उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो साधन की पवित्रता पर गांधी जी ने जोर दिया और यही सुचितापूर्ण जो राजनीति है, नैतिकतापूर्ण राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति, विचारों की राजनीति, और एक कहना चाहिए कि वो राजनीति जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दी कि हर तरह से आप एक ऐसा काम करें। गांधी जी इसका एग्जाम्पल देते हैं। मनु को कहते थे, मनु इतनी तेज लालटेन क्यों जला रखी है आप? कि बापू लालटेन कहाँ तेज है? नहीं, इतनी रोशनी की जरूरत नहीं, इसको कम करिए, तेल जलेगा। क्यों जलेगा? वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? रिसोर्सेज वेस्ट मत करिए। इसी तरह से चाणक्य कौटिल्य से जब कोई किसी दूसरे देश के राजदूत मिलने आते हैं तो वो राज्यसभा में वो समय नहीं दे पाते कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप मेरे घर पे आइए। उनकी कुटिया पर जो वो मिलने जाते हैं तो वो अपने राज का काम कर रहे होते हैं, और जो वो मिलने आते हैं तो वो काम बंद कर देते हैं, वो दूसरी लालटेन जलाते हैं, वो राज वाली जो लालटेन वो बंद कर देते हैं और दूसरी टेबल पर बैठ करके वो उससे बात करते हैं। तो राजदूत ने सबसे पहले यही कहा कि कौटिल्य, मुझे आप ये बताइए, मेरी समझ में नहीं आया कि आपने एक लालटेन को बंद करके दूसरी लालटेन को चलाया। कि महाशय, अभी मैं राज का काम कर रहा था और इसमें तेल राज का जल रहा है, और अभी मैं आपसे मिल रहा हूं तो मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, मेरे घर पर, मेरी कुटिया पर मुलाकात है। ये मैं व्यक्तिगत जल रहा हूं, उसमें तेल जो है मेरा खुद का है, मेरी जो तनख्वाह मिलती है मुझे, राज जो देता है महामंत्री के रूप में, उसका तेल उसमें जल रहा है। दीज काइंड्स ऑफ द एथिकल वैल्यूज, चरित्र, करेक्टर, ये करेक्टर जिस दिन पॉलिटिक्स में आ गया, राजनीति में आ गया, तो हम गांधीवाद और गांधी जी के जो रामराज्य है उसका सपना हम पूरा करें। सर, जैन जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भाषा का बैरियर है वो बड़ा बैरियर दिखाई देता है, लेकिन मुझे भारतीय नौसेना में रहते हुए 15 साल दक्षिणी भारत के विभिन्न राज्यों में रहने का अवसर मिला। उसमें अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं थी और आज भी हम उन भाषाओं को समझना हमारे लिए उतना आसान नहीं है, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु है, तमिल हो या मराठी हो। लेकिन ये सोच कर बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक्त गांधी जी ने कैसे पूरे देश को एक साथ खड़ा किया होगा। जैसा कि सर ने बताया कि 1 लाख लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां दी थी। आज हमारे पास मीडिया कितने रिसोर्सेज है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है या और सब, लेकिन आज भी हम इतनी मास को एक साथ एकत्रित नहीं कर पाते। तो मेरा मानना यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी इतनी भागीदारी निभाई थी, क्योंकि गांधी जी का जो नैतिक चरित्र था वो लोगों के नैतिक चरित्र को भी उससे डेवलप करते थे। पर आज जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स हम देखते हैं उसमें हम पाते हैं कि महिलाओं के प्रति देश में जो है अपराध, उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना कई जगह में बिगड़ती हुई नजर आती है। तो गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें कहीं न कहीं वो हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मेरा एक रूपता होनी चाहिए चरित्र में की, एक रूपता, नैतिकता, क्योंकि नैतिकता ही तो थी गांधी के पास में। जो क्या बल था, वह चुंबक क्या था, जो कितने लाखों लोगों को, जिनका जिक्र किया जा रहा है, लाखों लोगों को खींचने के लिए तो कितना पावरफुल चुंबक न चाहिए, जब मीडिया भी नहीं है। तो वो जो चुंबक था वो था उनका नैतिक बल, और वो जो जैसे दिखते थे सार्वजनिक जीवन में वैसा ही बरतते थे। उनके पास कुछ छिपा हुआ था नहीं, ऐसा था नहीं जैसा कि आज हम राजनीति में देखते हैं। हम सभी वाकिफ़ हैं कि कह कुछ रहा है, उसमें कोई द्वैध नहीं था, किसी तरह का द्वैध नहीं था। वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही हैं भी। तो यह जो एक रूपता थी चरित्र, यानी कहने की और करने की, उनके चरित्र का जो ये आत्मबल था, तो ये आत्मबल ही वह चुंबक था, आत्मबल ही वह प्रेरणा थी, आत्मबल ही वह संदेश था जो कि जन जन तक पहुंचा और उसने उनको आकर्षित किया। वो देखते थे कि अरे ये आदमी, ये तो एक ही उसमें कपड़े में लंगोटी में लिपटा हुआ है, तो उनको लगता था ये आदमी सच्चा है। तो ये जो बात थी, इसने उनकी विश्वसनीयता पैदा की, गांव-गांव तक उनकी विश्वसनीयता पैदा की। जो अंतिम आदमी था गांव का, वो भी उसको लगता था ये मुझ जैसा ही है,
ये आधे कपड़े पहने हैं, एक लाठी सी लिए है, चश्मा भी बहुत महंगा नहीं है, कभी एसी या ऐसे किसी साधन का उपयोग नहीं करता है, पैदल चलता है, सामान्य ऐसी ही पहनने की जूतियाँ या चप्पल मेरी जैसी ही हैं, अध टूटी, तो उसको लगता था ये मैं ही हूँ। वो अपने को उसमें साक्षात देखता था, अपना प्रतिबिंब देखता था कि मैं, ये गांधी है या मैं हूँ, हम में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो इस तरह से वो अपनी प्रतिच्छवि वहाँ देख सका और उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई कर सका, आइडेंटिफाई उसने किया गांधी के साथ में। तो यही है। अब जहाँ तक इनकी बात आपने कहा ये प्रोडक्शन से ये हो जाएगा, देखिए प्रोडक्शन में प्रयोजन की बात होती है। प्रयोजन जब तक आप नहीं देखेंगे, प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यदि उसका ये है कि जन जन तक उसकी जैसे जंतर की बात की सर ने अभी, कि अगर अंतिम आदमी तक आपका जो प्रोडक्शन है वो उस तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है, फायदा उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो उस प्रोडक्शन का क्या अर्थ है? प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन किस स्तर का हो रहा है ये देखना पड़ेगा। अब जैसे वारफेयर है, आप देखिए कि कितने कैसे अब ऐसे बन गए, अब वो मिसाइलें हवा से हवा में मार करेंगी और फिर उसके बाद वो कोई और एक मिसाइल में से 6 मिसाइलें निकलेंगी। इस बात को लेकर के खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको क्या अर्थ? गांधी जी का ये जो जंतर था, मंतर था, विचार था, इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली, हालांकि बहुत दिनों बाद मिली। यूएनओ ने अभी 2007 में इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को आज मना रहे हैं वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर। और किन किन लोगों ने गांधी जी को नहीं अपनाया? देखिए आप, मैं कहाँ से बात करूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो कहते हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसा भी कोई आदमी हुआ था क्या। हाँ। जैसे राठी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल धोती पहन के और ऐसे साधारण, और ऐसा व्यक्ति भी कोई हुआ जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, इतनी लड़ाई लड़ी, जिसका सूर्य कभी छिपता नहीं था, उस ब्रिटिश साम्राज्य से उसने लोहा लिया, इतना लिखा भी। तो ऐसे ही नोबल लॉरिएट हुए हैं ईरानियन शरीन इबादी, उन्होंने 2004 में यूएनओ में प्रस्ताव दिया था, तब 2007 में ये हम नॉन वायलेंस डे मनाने लगे, क्योंकि पीस डे तो बहुत पहले से यूएनओ मनाता था। 21 सितंबर को पीस डे मनाते हैं, इंटरनेशनल पीस डे। ये नॉन वायलेंस डे जो है आज 2 अक्टूबर को मनाते हैं। बराक ओबामा आप देखिए कितने बड़े प्रशंसक थे। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने जेल में पूरा कुछ लिखा, और उसका वो आधे से ज़्यादा चीज़ें गांधी से प्रेरित थी। उनकी किताबों में गांधी का कितनी बार, हज़ारों बार जिक्र आता है। उन्होंने लिखा। एक आर्क वार्शिप हुए डेसमंड टूटू ने यूएनओ में भी और पूरे विश्व में गांधी जी के हर प्रिंसिपल को, उसकी थ्योरी को एलोबोरेट किया। उन्होंने बताया किस तरह से रिलीवेंसी है आज, और उस रिलीवेंसी को मतलब अफ्रीका में तो आप देखिए, चाहे मार्टिन किंग लूथर ने जब अमेरिका में अपार्थाइड और रंगभेद के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी, तो गांधी जी को आधार बनाया, क्योंकि गांधी जी ये काम दक्षिण अफ्रीका में पहले से कर चुके थे। तो वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो गांधी जी को मिली, वो ये सारे जो विचार थे उनके आधार पर मिली। और आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र ऐसा अछूता है जो गांधी से प्रेरित ना हो। ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस गांधी जी की निश्चित तौर पर है। सौरभ, और एक जो मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद सुन रहा था ये सारे विचार, बहुत चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग जिन सोर्सेज को फॉलो करते हैं, जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो जो ज्ञान की अभाव हमेशा से देखने को मिलता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब जो विचार दोनों ही सर आप शेयर कर रहे हैं। तो आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए, और कैसे जो यूथ है उन तक ये जो वैल्यू सिस्टम है वो रीच करे, मतलब सिर्फ देखे ही नहीं, अपने बिहेवियर में भी जो है वो लेकर आए। तो उसके लिए कुछ कहें। सबने चर्चा की, बहुत से युवा साथियों ने भी उन पर बात की, तो उनका कुल मतलब यही निकलता है कि गांधी कुल मिलाकर के अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जिस तरह का विश्व है उसमें आज और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं गांधी, और उनका जो पर्यावरण की बात करें, जो भी आज जितनी जो समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं विश्व के अंदर, तो हिंसा और अहिंसा की बात हुई, तो इन सब के ऊपर आज गांधी अधिक प्रासंगिक हैं। आज गांधी को अधिक समझने और उनके पद चिन्हों पर चलने की अधिक ज़रूरत है, जितनी पहले कभी महसूस की गई, उससे कहीं आज जिस मोड़ पर आकर जो विश्व व्यवस्था, पूरा विश्व खड़ा हो गया है, उसमें आज और अधिक गांधी न केवल प्रासंगिक उनकी तरफ ही देख रहा है, बल्कि
पूरा विश्व अगर विचारों कोई ऐसी जिसे कहें कि कोई ऐसी रोशनी अगर दुनिया के सामने दिखाई देती है जो कि इस सारे घटाटोप में जो हिंसा का और असंतोष का जो वातावरण विश्व में बना हुआ है, इसके अंदर गांधी एकमात्र ऐसी फ्लेम है, गांधी एकमात्र ऐसी उज्जवल मशाल हैं जिनकी रोशनी में पूरा विश्व आगे बढ़ सकता है। मैं ऐसा सोचता हूँ। देखिए, एक समय था जब लोग गांधी जी को चिट्ठी लिखते थे। अब गांधी जी कहाँ कहाँ नहीं घूमते थे, मद्रास से लेके पोरबंदर से लेके और दिल्ली से लेके और कहाँ कहाँ तक घूमते रहते थे। गांधी तो यात्राएं करते थे। तो चिट्ठी गांधी जी को कैसे मिले? तो एड्रेस जब लिखा होता था पोस्ट कार्ड पर और उन पर लिफाफों पर, तो वो होता था गांधी एनीवेयर इन इंडिया। और ये मूवमेंट चला, गांधी एनीवेयर इन इंडिया। और गांधी जहां भी होते थे वो पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस उन चिट्ठियों को गांधी तक पहुंचा देते थे। ये एक जन आंदोलन, जन अपेक्षा और जन जन की स्वीकार्यता के प्रतीक थे। इससे आपको पता लग सकता है कि किस तरह से गांधी ने कितने लोगों को कितनी गहराई से प्रभावित किया। तो आज हम अगर गांधी को कहीं ना कहीं फॉलो कर पाए तो हमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दिखता है, कोई आयाम नहीं दिखता है और कोई ऐसी जगह और ऐसा कोई दर्शन, ऐसा कोई विचार नहीं दिखता है जिसमें गांधी की प्रासंगिकता नहीं हो। तो गांधी एनीवेयर इन इंडिया, गांधी एनीवेयर इन वर्ल्ड, गांधी एनीवेयर इन द थॉट, ये मेरा मन है। सो धन्यवाद आप सभी का। और ये पूरा का पूरा जो सेशन था, सबसे पहले तो प्रोफेसर राठी, डॉक्टर JL शर्मा और साथ में सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो सभी को धन्यवाद। और आप सभी को दोबारा से इस गांधी जयंती के लिए शुभकामनाएं। और कोशिश करें, हम लोगों ने सभी ने कोशिश किया, स्पेशली डॉक्टर JL शर्मा और प्रोफेसर राठी, कि जो वैल्यू सिस्टम है, गांधीयन वैल्यू सिस्टम है, उस पर जितनी प्रकाश डाला जा सके उसको डाला गया। और ये पूरी अपेक्षा है कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें इससे इस पूरे जो सेशन है उससे आपने सीखा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई